बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाल्लाह हम लोग आज ये हमारी पहली सिटिंग है अरबिक कोर्स के हवाले से, जिसमें हम थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हम ये रन कैसे करेंगे। बेसिकली हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जूम, मेजॉरिटी लोग जानते हैं। मेरे पास ये फ्री अकाउंट है। तो फ्री अकाउंट में एक लिमिटेशन ये है कि जब हम 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो जाते हैं तो 40 मिनट के बाद जो है ये मीटिंग एंड हो जाती है। तो जब भी ये मीटिंग एंड होगी उसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करेंगे इसको और अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम प्लान ऐसे ही है कि हमारा सेशन जो है वो 1 घंटे का हो, 9 से लेकर 10 बजे तक, और इसके बीच में जो भी सब्जेक्ट मैटर है जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसे कन्वे कर दूँ। अगर नहीं हो सका करेगा तो हम नेक्स्ट डे में जाएंगे और उस टॉपिक को कवर अप किया करेंगे। इसके हवाले से एक चेकलिस्ट है जिसको हम फॉलो करेंगे, वो मैं दिखाना चाह रहा था। ये हमारी चेकलिस्ट है कोर्स के हवाले से कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या टॉपिक देखेंगे। बेसिकली ये मुझे मिली थी मेरे टीचर की तरफ से, जिसमें उन्होंने मुझे पढ़ाना था ये किस तरीके से वो हमें कवर अप करेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कितने में बोलता हूँ। जी, तो ये एक सेल्फ पेस उन्होंने एक प्रोग्राम डिवाइस किया था, लेकिन इसमें लाइव क्लासेस भी होती थी। तो हम कोशिश करेंगे इसी को फॉलो करने की। ये 6 महीने का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने इसको 20 वीक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर आप राइट साइड स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वीडियोस टू वॉच। बेसिकली ये वो वीडियोस थी जो उन्होंने मुझे भेजी थी, जिसके थ्रू मैंने अरबिक सीखना शुरू की थी। तो ये तकरीबन 20 वीक्स के ऊपर ये प्रोग्राम है। मैं इंशाल्लाह इस चेकलिस्ट को थोड़ा एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि हम ये चीज़ें करेंगे, लेकिन हम ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे इसमें एक कसस के टॉपिक हैं, हम इनको कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बुक है जिसको वो रेफ़र करते हैं कससुन नबीयीन। एक स्टोरी बुक है अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से अरबी में। तो उसको फोकस करते हुए जो जो चीज़ें हम थ्योरी में पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस हम वहाँ देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आसान है। तो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ वहाँ फोकस करेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम कुरान मजीद में उसकी एग्जाम्पल्स ढूंढें, जो चीज़ें भी हम पढ़ें हम उसको कुरान के अंदर आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे उसको समझने की कोशिश करें। इस कोर्स के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे कि जहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन मैं उसको फुली डेवलप नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसकी एक हिंट दूंगा और मैं उसे फुली डेवलप नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आएगा हम उसको दोबारा से रिविजिट करेंगे और वहाँ पे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो भी गैप रह चुका होगा हम उस गैप को फिल करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि अगर कोई एक टॉपिक एक दफ़ा आएगा तो इसका मकसद ये नहीं कि वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाएगा। वो बार बार हम उसको रिपीट करेंगे और मुख्तलिफ जगहों पे उसका इस्तेमाल जब भी आएगा हम उसको दोबारा से रिविज़िट किया करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन जो पुरानी होगी उसको रिवाइज भी करेंगे और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर वो ऐड भी करेंगे। तो इस तरह हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। और जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा और कोशिश करूंगा जो स्ट्रक्चर हमने देखा है इसी को फॉलो करते हुए आपको जो है वो चीज़ें समझाई जाए। तो बहुत सी दफ़ा आप लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यार ये ना चीज़ पूरी समझ में नहीं आई। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा नहीं समझ में आई तो दोबारा जब रिविज़िट करेंगे दोबारा उसको समझाने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसकी दलील मेरे पास सिर्फ एक यही है, कुरान पाक में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। इसका मतलब यह है कि बेशक हमने कुरान को आसान बना दिया है
जिक्र के लिए। जिक्र के मुख्तलिफ मतलब लिए जाते हैं। एक जिक्र का मतलब यह है कि आप नसीहत लें उससे, ठीक है। तो फ़हल मिन मुद्दकिर का मतलब फिर ये बनता है कि है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो कुरान जो है उससे गाइडेंस लेनी ना हमने, तो वो नसीहत हासिल करने के लिए आसान है। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। जिक्र का दूसरा मतलब ये होता है इसको बार बार दोहराया जाए। तो ये कहा जाए कि कुरान को आसान बना दिया है बार बार दोहराने के लिए, तो है कोई दोहराने वाला। तो इस दोहराने में जो है ना, सिर्फ कुरान पाक को पढ़ना ही नहीं है, अरबी ज़बान के हवाले से भी जो है वो ये बात समझ में आती है कि अरबी ज़बान में कुरान को उतारने का मकसद ही यही है कि अरबी ज़बान को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाती है। तो जो हम बार बार टॉपिक्स को रिविजिट करेंगे या थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा के फिर रिविजिट करेंगे, उसका मेन पर्पज़ यही है। तो कुरान हमें कह रहा है कि है जो दोहराने वाला कोई है। हम जब बार बार दोहराएंगे, इसको रिपीट करेंगे, तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अरबिक लैंग्वेज के, ये हमारे जो है माइंड में प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाए। तो इंशाल्लाह आज का जो है जो पहली क्लास है उसका हम प्रॉपर टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली कुरान में जो अरबी ज़बान में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके हम दो एरियाज़ को हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज के हवाले से। एक सर्फ कहलाता है और एक नहव कहलाता है। इंशाल्लाह सर्फ और नहव की जो एग्जैक्ट बहस है उसको हम नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ पर्पस देखेंगे और अरबिक लैंग्वेज की कॉम्प्रीहेंसिवनेस देखेंगे, ये कितनी कॉम्प्रीहेंसिव है। तो बेसिकली पहला ऑब्जेक्टिव इस कोर्स से हमें हासिल ये होगा, जब हम ये स्टडी करेंगे अरबिक की, कि हम कुरान का, जो कुरान को एक मुअज्जा कहा गया है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम उसको समझेंगे कुरान को, तो हमें बात समझ में आएगी कि वाकई कुरान एक मुअज्जा है। जिस ज़बान में ये नाजिल हुआ है ये खुद एक मुअज्जा है, एक अजूबा है। तो इस लैंग्वेज को सीखने के दौरान आपके मुख्तलिफ फेसेस आएंगे, तो जिसमें पहला फेज तो ऐसा है कि वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ फेज है। जो हम शुरू के 4 से 5 हफ्ते देखेंगे ना, उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है समझेंगे और सीखेंगे। उसमें नई नई टर्म्स होंगी अरबिक के हवाले से, जिसके कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके हवाले से, तो हम उन्हें सीखेंगे। तो बेसिकली मेरे एक टीचर एक एनालॉजी जो है हमेशा यूज़ करते थे। वो कहते थे कि 20-80% का एक कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका 20% अगर आपको मालूम हो जाए ना लर्निंग के हवाले से, तो आपको 80% समझ में आ जाता है। उस 20% का भी 4% जो है ना कोर होता है। तो हम उस 4% को टारगेट करेंगे अरबिक के अंदर, जिससे हमें 80% की जो है ना अंडरस्टैंडिंग अचीव करने की कोशिश करेंगे। जब वो 4% मालूम हो जाएगा तो बाकी ये 4% जो है ना, ये हमारा बहुत ही रैपिड ग्रोथ फेस होगा। और 4% से लेके जो आगे का टाइम है उसमें फिर हम जितना इन्वेस्ट करेंगे अपने टाइम को इस कोर्स के बाद, उतना ही हमें जो है बेनिफिट मिलता चला जाएगा। और वो स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें हो सकती हैं। वो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक आपने आज कोई वीडियो सुनी तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमने आज पहला स्टेप लिया है अपने अरबिक के जो है ना लैंग्वेज को सीखने के हवाले से, कुरान के हवाले से सीखने के हवाले से हमने ये पहला स्टेप लिया अपने करियर पाथ के अंदर कि हाँ हमने ये चीज़ अब स्टडी की। तो इससे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम कुरान जो है बेसिकली उसको जब हम पढ़ें तो हम बगैर तर्जुमे को देखे हम खुद उसको समझ सकते हैं। एटलीस्ट हम खुद तर्जुमा कर सकते हैं उसका। हमें वोकैबुलरी उसकी पता होगी, जो कि हम अपनी सेल्फ स्टडी से हासिल करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा, जो पीडीएफ्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, जो आपको कुरान की वोकैबुलरी के हवाले से हेल्प आउट करेंगे। यहाँ आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट खुद कर सकते होंगे इंशाअल्लाह। ये टेस्टेड मेथड है और मैंने भी इसी तरह अचीव की हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि चीज़ें वर्क करेंगी। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की। अच्छा,
हम एनालॉजी यूज़ करेंगे, कभी मैं उर्दू ज़बान से एनालॉजी ढूंढूंगा, कभी इंग्लिश से ढूंढेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अरबिक लैंग्वेज के अंदर 28 लेटर्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इंग्लिश में तो हमारे पास वॉवल्स भी होते हैं ना, A E I O U, वो उन्हीं लेटर्स के अंदर से वॉवल्स ढूंढे हुए होते हैं। अरबिक में इटसेल्फ कोई वॉवल्स मौजूद नहीं है। अरबिक के अंदर तमाम के तमाम लेटर कॉन्सोनेंट्स हैं। अच्छा, इसमें भी एक डिफरेंस है, कुछ लोग बोलते हैं 28 लेटर्स हैं, कुछ बोलते हैं 29 है। तो उसका सिर्फ फर्क ये है कि जो हमजा है ना, हमजा, उसको अलिफ और हमजा को बराबर तस्वुर किया जाता है। जो लोग बोलते हैं कि 28 लेटर्स हैं, वो अलिफ और हमजा को बराबर तस्वुर करते हैं। जो लोग 29 कहते हैं, उनके नज़दीक फ़र्क है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब अलिफ पे कोई हरकत आएगी तब वो हमजा बनता है, वरना हमजा ही होता है। हमजा अलग है, अलिफ अलग है। तो ये एक दो ग्रुप्स हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें। इससे हमारी स्टडीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए है कि कभी आप सुनेंगे 28 लेटर है तो कोई आपको बताएगा कि नहीं जी 29 लेटर है। 28-29 का फ़र्क जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़र्क जो डिफरेंस है बस वो आपको याद होना चाहिए कि अलिफ और हमजा के दरमियान जो आपने तकसीम है उसकी वजह से लेटर्स के काउंटिंग में फ़र्क आता है। अच्छा, जब भी आप कोई वर्ड बनाएंगे और वर्ड के ऊपर कोई मूवमेंट आती है जिसको हम आराब कहते हैं ना, बेसिकली हरकत कहते हैं एक्चुअल में, जबर जेर पेश किया, इनको शॉर्ट वॉवल्स बोलते हैं। जब भी आप इन अल्फाबेट्स के ऊपर ये शॉर्ट वॉवल्स लगाएंगे, क्योंकि इनको वॉवल्स इसलिए बोलते हैं कि इनसे आपको वही वॉवल की साउंड आती है जो इंग्लिश में आती है। यानी पेश से आपको ऊ की साउंड आती है, जो कि ओ से बहुत मुशाबियत होती है उसकी। जबर से ए की साउंड आती है, और कसरा से जो है ई की साउंड आती है या आई की साउंड आती है। तो ये शॉर्ट वॉवल्स हैं, इनको इसलिए कहा जाता है कि इनसे इंग्लिश लेटर्स के अंदर जो वॉवल्स की साउंड आती है, वॉवल लेटर्स की, वो इनसे हम अचीव करते हैं। तो बेसिकली किसी भी लेटर के ऊपर ये शॉर्ट वॉवल्स लगा के आप जो है एक नया लेटर बनाते हैं। अगर यही वॉवल्स जो है वो रिपीट कर दें, दो वॉवल्स लगा दें, जैसे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश लगा दें, तो उसको हम तशदीद बोलते हैं। और अगर ये हर्फ के आखिर में आती है तो इसको तनवीन बोलते हैं। अच्छा, शॉर्ट वॉवल्स को हम अरबिक में जिस तरह याद करने का तरीका है, वो हमने उर्दू में तो पढ़ा हुआ है ज़बर ज़ेर पेश, जब हमें कुरान पाक सिखाया गया। लेकिन एक्चुअल में अरबी में, क्योंकि ये वो फारसी का तरीका था, ज़बर ज़ेर पेश फारसी में यूज़ होते हैं। अरबिक में इनको दम्मा फतह कसरा कहते हैं। ये आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहे होंगे। जो पेश है इसको दम्मा बोलेंगे, दौद होता है ये जौद नहीं होगा, अरबी में दौद बोलते हैं। तो ये दम्मा है। फतह जो है ये ज़बर के लिए यूज़ होता है, और कसरा जो है वो ज़ेर के लिए यूज़ होता है। और सुकून या जज़म जो है ये एज सच इसी तरह ही इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम कोशिश करेंगे हम यूज़ करें, दम्मा फतह कसरा और सुकून को। जहाँ किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ ज़बर ज़ेर पेश को भी दोहराते रहेंगे, लेकिन कोशिश करें अरबी में जब चीज़ें सीख रहे हैं तो अरबिक की टर्मिनोलॉजीज़ को भी अपने जहन में रखें। तो हम इसको इस तरह याद रखते हैं, दम्मा फतह कसरा, दम्मा फतह कसरा, इस तरह याद रखने की कोशिश करें। जब ये मीटिंग जब भी ख़त्म होगी हम दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइमर चल रहा है मेरे पास, ये नेक्स्ट 8 मिनट में ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अरबिक लैंग्वेज जो है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपको नॉन वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे, जो आपको बेसिकली एक वर्ड होगा और उस वर्ड लेवल के ऊपर आपको एक ऐसे मतलब आपको मिलेंगे कि जो आपने इंग्लिश में अगर आप सोचें एक वर्ड से आपको वो चीज़ें इतनी ज़्यादा कन्वे ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए है
कि एक वर्ड लिखेंगे और वो पूरा एक सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अभी हर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड है पूरा, इस्तनसरू। अब इस इस्तनसरू का मतलब यह है कि ही, और सॉरी, इस्तनसरू का मतलब है दे सीक हेल्प। अब दे कहाँ से आ रहा है, नोशन ऑफ सीकिंग जो है वो कहाँ से आ रही है, और हेल्प जो है वो कहाँ से आ रहा है। बेसिकली अरबी जबान के अंदर जब भी आप कोई वर्ड देखेंगे, उसके अंदर उसके रूट लेटर्स हमेशा तलाश करें। अरबी जबान में कोई भी जब वर्ड आता है तो या तो उसके अंदर 3 रूट लेटर्स होते हैं या 3 से ज्यादा होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज जो है उसके अंदर 80% जो है, उससे भी ज़्यादा सेफली गए 85% या उससे भी ज़्यादा सेफ है 90% जो है वो, इसमें रूट लेटर जो है वो 3 होते हैं, 3 होते हैं हमेशा। जब भी आप रूट लेटर्स देखेंगे आपको 3 रूट लेटर का वर्ड ही मिलेगा, 4 का बहुत ही कम होते हैं, 5 के तो उससे भी कम होते हैं। तो रूट लेटर्स को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि आपको उसका बेस मीनिंग बताते हैं, ठीक है, उसकी वो बेस मीनिंग बताते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो बेस लेटर है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि वो नून स्वाद रा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना नून स्वाद रा, ये हमारे बेस लेटर है, ये हमारी बेस मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है हेल्प। इसके बाद जो यहाँ पे वाव आ रहा है, अच्छा अभी ये हम इसकी कंस्ट्रक्शन का मेथड नहीं देख रहे हैं, मैं आपको जस्ट उस लैंग्वेज की डेप्थ बता रहा हूँ कि एक वर्ड से हमें कितनी मीनिंग्स मिल सकती है, ठीक है। तो मैं जस्ट उस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। अब ये कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है ये चीजें हम अपने जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स आएंगे उनमें सीखेंगे। इसमें जो वाव है ये हमें बता रहा है कि कितने लोग थे, एक थे, दो से ज्यादा थे। यहाँ पे ये प्रोनाउन है जो कि रेफर कर रहा है दे को। और ये जो सीन और ता जो है ना, सीन और ता, ये हमें नोशन दे रहा है के उन्होंने मदद की दरख्वास्त की या वो मदद के लिए देख रहे थे, सीकिंग। इस्तानत जैसे वर्ड निकलता है ना, मदद मांगना, ये वो मदद दे सीक हेल्प, इसकी मीनिंग इस तरह बनती है। तो इस वर्ड लेवल के ऊपर हमने ये देखा है कि जो नॉन वर्ड मीनिंग थी वो इसमें पोशीदा है। जैसे हम इस्तनसरू है, हम इस्तगफार पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उसमें जो अस्तगफिर है उसमें हम क्या कहते हैं कि मेरी मदद कर, मेरी मदद कर अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह, ठीक है। तो वहां हम मदद मांग रहे होते हैं, तो वो जो मांगने का जो पोर्शन है वो भी वहां पे वो सीन और ता अस्तगफार है ना, क्योंकि असल वर्ड तो है गफारा। मैं अगर यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ तो असल वर्ड है, हम इस तरह लिखते हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं तो इसलिए अल्लाह आया हुआ है, ठीक है। असल में ये गफारा वर्ड है जिसका मतलब है मगफिरत, जिससे निकलता है आप, ये बेस लेटर है गफारा, जिसका में जिसमें माफी का मायने है कि हम माफ करना या माफी 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 जो है ना इसके मीनिंग में आता है। तो हम जब तक कहते हैं तो ये सीन और ता है, ये वही सीन ता है जो आपको इसमें इस तंसरा में नजर आ रहा है, जिसका मतलब है सीकिंग। तो आप जो है फॉरगिवनेस को सीख करते हैं, किससे करते हैं, अल्लाह से करते हैं। तो एक वर्ड की इतनी इनडेप्थ मीनिंग होती है कि वो पूरा एक सेंटेंस होता है। अब
इसमें एक मीनिंग ये भी हमें पता चल रही है, जो कि बेसिकली इस एक लेटर में हमारे पास कोई 7 से 8 मीनिंग जो है ना वो मौजूद है। कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज इसके अंदर हम मीनिंग आती है वो है हेल्प की, हम इसमें मदद मांग रहे हैं, जो कि इसकी बेस मीनिंग है। दूसरी मीनिंग इसमें है नोशन ऑफ सीकिंग की, ठीक है। तीसरी मीनिंग इसमें आ रही है कि ये पास्ट टेंस है। अब जो नसारा इटसेल्फ जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। चौथा, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या मतलब हुआ कि उन लोगों ने मदद मांगी। इसका मतलब हमने ये नहीं किया कि उन लोगों ने मदद की या उन लोगों से मदद मांगी, ठीक है। दे सीक हेल्प, उनकी तरफ हेल्प के लिए नहीं देखा गया, ठीक है। सॉरी, सीक की ट्रांसलेशन सॉर्ट करनी चाहिए मुझे, जो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस पे दे सॉट हेल्प। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो सब्जेक्ट है वो आपसे हेल्प, वो हेल्प मांग रहा है, उस सब्जेक्ट की हेल्प नहीं की जा रही। तो ये हमें एक्टिव वॉइस। अगर ये पैसिव वॉइस होती तो हम कहते हैं कि दे somebody was seeking help from them, तो इस तरह ये पैसिव फॉर्म बनती। तो ये एक्टिव वॉइस की मीनिंग भी इसके अंदर मौजूद है। प्लस ये जो इसके जेंडर है ये मैस्कुलिन है इसके अंदर। ये जो जिनसे मदद, जो मदद मांग रहे हैं वो तमाम के तमाम मेल हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लोग। छठा मीनिंग इसमें प्लूरैलिटी हमें पता चल रही है। ये सिंगुलर नहीं था, बल्कि ना ड्यूअल थे, बल्कि ये ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मदद मांग रहे हैं। और सातवीं चीज इसके अंदर जो थर्ड पर्सन है, इसमें जैसे हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन एक जो ग्रुप था वो ये मीनिंग मांग रहा है। तो ये सारी की सारी जो इसमें मीनिंग्स हैं ये इस तंसरू के अंदर जो है हिडन है, जिसको हम सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। और ये नॉन वर्ड मीनिंग भी इसके अंदर से आपको मिलेंगे, वर्ड लेवल मीनिंग भी मिलेंगे। तो इन तमाम को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट सेंटेंस मिलता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक हदीस भी है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि I have been given words of great comprehensive meaning and speech was made concise for me। तो उनके लिए जो कलाम को जो है मुख्तसर कर दिया गया है, उसकी मीनिंग यही है कि वो ऐसी कलमात अदा करते थे कि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती थी, ठीक है। तो